और उसमें हम चर्चा करेंगे बहुगुणिता के बारे में। तो सबसे पहले बहुगुणिता की परिभाषा। तो किसी द्विगुणित प्रजाति की कोशिका में दैहिक गुणसूत्रों की दो प्रतियां होती हैं। इस अवस्था को 2n कहते हैं और इस द्विगुणित अवस्था की तुलना में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि को संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन या बहुगुणिता कहते हैं। तो अगर किसी कोशिका में 2n से गुणसूत्रों की संख्या में या तो वृद्धि होती है या इसमें कमी होती है, इन दोनों ही स्थिति में हम इसे बहुगुणिता कहेंगे। अब अपने पढ़ते हैं बहुगुणिता के प्रकार। तो पहले आता है असुगुणिता। तो जब कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या में 1 या 2 की वृद्धि होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या 2n + 1 या 2n + 2 हो जाती है या कमी होती है, जैसे गुणसूत्रों की संख्या 2n - 1 हो जाती है या 2n - 2 हो जाती है, तो इसे असुगुणिता कहेंगे। दूसरा आता है सुगुणिता। तो जब किसी द्विगुणित कोशिका में 2n कोशिका में गुणसूत्रों के पूरे सेट में परिवर्तन आ जाता है, या तो इसमें वृद्धि होती है या कमी होती है, तो इसे सुगुणिता कहते हैं। तो अगर 2n गुणसूत्रों में से केवल n गुणसूत्र बचते हैं या इसकी जगह 3n हो जाते हैं, गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, असुगुणिता और सुगुणिता। तो जैसे हमने देखा कि अगर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n में 1 या 2 की कमी या वृद्धि होती है, तो इसे असुगुणिता कहते हैं। असुगुणिता आगे फिर दो प्रकार की होती है, एक अधोगुणिता और दूसरा अधिगुणिता। अधोगुणिता को हाइपोप्लॉइडी कहते हैं और अधिगुणिता को हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। तो अधोगुणिता क्या होती है कि जब कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या में 2n से कमी हो जाती है, तो इसे अधोगुणिता कहते हैं। और ये कमी आगे फिर दो प्रकार की हो सकती है, एक न्यून सूत्रता और द्विन्यून सूत्रता। तो जब कोशिका में 2n से एक गुणसूत्र कम हो जाता है, तो इसे एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी कहते हैं। और अगर 2n से दो गुणसूत्र कम हो जाते हैं, तो इसे द्विन्यून सूत्रता या नलीसोमी कहते हैं। तो इसे मोनोसोमी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि गुणसूत्र के प्रत्येक सेट में दो गुणसूत्र होते हैं। अब अगर इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो एक ही गुणसूत्र बचता है और एक को कहते हैं मोनो, इसलिए इसे मोनोसोमी भी कहते हैं। और इसी प्रकार अगर एक सेट के दोनों गुणसूत्र ही कम हो जाते हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या बचती है नील, इसलिए इसको नलीसोमी भी कहते हैं। तो जब 2n से दो गुणसूत्र कम हो जाते हैं, तो ये द्विन्यून सूत्रता या नलीसोमी कहलाती है। इसी प्रकार अधिगुणिता में गुणसूत्रों की संख्या में 1 या 2 की वृद्धि होती है। तो जब एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है, अर्थात ये 2n + 1 हो जाता है, तो इसे एकाधिसूत्रता या ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि एक सेट में दो गुणसूत्र होते हैं, एक की वृद्धि हो जाएगी तो 3 हो जाएंगे, 3 को कहते हैं ट्राई, इसलिए ये ट्राइसोमी है। इसी प्रकार अगर दो गुणसूत्रों की वृद्धि होती है, तो इसे द्विअधिसूत्रता कहते हैं। और दो पहले से थे, दो बढ़ गए, तो अब गुणसूत्रों की संख्या हो गई 4, इसलिए इसको टेट्रासोमी भी कहते हैं। तो ये तो हो गए असुगुणिता के प्रकार। असुगुणिता दो प्रकार की, अगर कमी होती है गुणसूत्रों में तो अधोगुणिता, वृद्धि होती है तो अधिगुणिता,
कमी या वृद्धि भी आगे फिर दो प्रकार से हो सकती है। अगर एक की कमी होती है तो एक न्यून सूत्रता, दो की कमी होती है तो द्विन्यून सूत्रता, एक अगर गुणसूत्र बढ़ जाता है तो एकादि सूत्रता, और अगर दो गुणसूत्र बढ़ते हैं तो उसे द्विअधि सूत्रता कहते हैं। सुगुणिता जैसे हमने पहले चर्चा की कि अगर पूरा सेट n की संख्या में गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है, अगर 2n से ये n हो जाता है या फिर 3n हो जाता है, 4n हो जाता है, 6n हो जाता है, तो इसे सुगुणिता कहते हैं। अब सुगुणिता दो प्रकार की हो सकती है, स्वबहुगुणिता और परबहुगुणिता। तो अगर किसी पादप के अंदर जो गुणसूत्र हैं उन्हीं के सेट में परिवर्तन होता है, स्वयं के गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है, तो इसे स्वबहुगुणिता कहते हैं। और ये अगर कमी होती है एक सेट की, एक ही सेट बचता है, तो कोशिका में n गुणसूत्र ही बचेंगे और इसको कहेंगे अगुणिता। और अगर 2n होता है तो ये द्विगुणिता, सामान्य कोशिका में 2n ही होता है। और अगर एक सेट और बढ़ जाता है, 3n हो जाते हैं, तो ये हो जाती है त्रिगुणिता। अब अगर आपके पास दो पादप हैं, एक पादप है A और एक पादप है, अब इन दोनों पादपों के गुणसूत्रों को मिलाकर अगर आप एक ही कोशिका निर्मित करते हैं तो ऐसी कोशिका में 2n + 2n गुणसूत्र होंगे, 2n पादप A के और 2n पादप B के। तो इस प्रकार की बहुगुणिता को पर चतुर्गुणिता कहते हैं। और आपके पास अगर तीन पादप हैं A, B और C, तो इस स्थिति में आपके पास 2n + 2n + 2n गुणसूत्र होंगे एक ही कोशिका में, तो ये षटगुणिता हो गई, तो इसे हम पर षटगुणिता कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं असुगुणिता के पादप प्रजनन में उपयोग। असुगुणिता को हम पादप प्रजनन में या फसल सुधार में किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। तो आनुवांशिक अध्ययनों में असुगुणिता का प्रयोग होता है क्योंकि इनमें असामान्य वियोजन अनुपात प्राप्त होता है। तो जैसे आपने मेंडल के नियम पढ़े हैं, तो उसमें जब दो लक्षण एक दूसरे से विसंयोजित होते हैं तो आपको 3:1 में पौधे प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आप असुगुणिता वाले पादपों का चयन करेंगे तो आपको 3:1 प्राप्त नहीं होगा, आपको असामान्य वियोजन अनुपात प्राप्त होगा। इसलिए आनुवांशिक अध्ययनों के लिए असुगुणिता का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा न्यून सूत्रियों का प्रयोग द्वारा प्रतिस्थापन लाइनें बनाई जाती हैं। तो ये प्रतिस्थापन लाइनें क्या होती हैं कि जैसे आपके पास एक पादप है जिसके अंदर 3 सेट गुणसूत्रों के पाए जाते हैं। हम मान लेते हैं कि एक ऐसा पादप है जिसमें टोटल 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें 3 सेट हो गए गुणसूत्रों के। तो अगर इसमें एक या दो गुणसूत्रों की कमी होगी तो इसको हम कहेंगे न्यून सूत्री, और इस गुणसूत्र की जगह हम दूसरे किसी पादप का यहाँ पर गुणसूत्र डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुणसूत्र का प्रतिस्थापन हो रहा है। इस प्रकार की किस्में या इस प्रकार की लाइनें प्रतिस्थापन लाइनें कहलाती हैं। तो न्यून सूत्रियों का प्रयोग प्रतिस्थापन लाइनें बनाने में किया जाता है। प्रतिस्थापन लाइनों के माध्यम से एक जाति से दूसरी जाति में रोगरोधिता जीनों का स्थानांतरण किया जाता है। तो हम प्रतिस्थापन लाइनों का प्रयोग क्यों करते हैं? रोगरोधी किस्मों का या रोगरोधी जीनों का स्थानांतरण करने के लिए, जिससे हम ऐसी फसलें तैयार कर सकें जो कि रोगरोधी हों। इसके साथ एकादि सूत्रियों या ट्राइसोमिक जो पादप हैं उनका उपयोग विदेशी योग लाइनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो अगर आपके पास एक पादप है जिसमें वही 3 सेट गुणसूत्र हैं, अब इसमें कोई दूसरा पादप जो विदेशी लाइन है, मान लेते हैं ये विदेशी लाइन बी है, तो इसका एक गुणसूत्र अगर हम यहाँ पर स्थानांतरित कर देंगे
तो ये योग लाइन हो गई और इसमें गुणसूत्रों की क्या पोजीशन बन जाएगी 2n+1। तो ये एकादि सूत्री हो गया। 2n+1 हमने पढ़ा है, एकादि सूत्री कहते हैं। तो ये जो एक गुणसूत्र है ये हमने विदेशी जो लाइन थी उससे इसमें हमारे वाली जो लाइन है उसमें स्थानांतरित किया है, तो इसको हम विदेशी योग लाइन कहेंगे। तो एकादि सूत्रियों का उपयोग विदेशी योग लाइन के उत्पादन में किया जाता है। इसमें गुणसूत्रों को एक जाति से दूसरी जाति में स्थानांतरित किया जाता है। इसके अलावा असुगुणिता में द्विन्यून सूत्रियों का उपयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि कौन सा जीन किस गुणसूत्र पर उपस्थित है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास वही पादप ए है जिसके अंदर टोटल 6 क्रोमोसोम है। आप ये जानना चाहते हैं, इन क्रोमोसोम को हम नंबर दे देते हैं 1, 2 और 3। तो आप ये जानना चाहते हैं कि इस पादप में पुष्प के निर्माण के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो कौन से गुणसूत्र पर उपस्थित है। तो हम इसके लिए द्विन्यून सूत्री लाइनें तैयार करेंगे। एक ऐसी लाइन होगी जिसमें जो पहले नंबर के गुणसूत्र हैं ये एब्सेंट होंगे और केवल 2 और 3 नंबर वाले होंगे। दूसरी लाइन में 1 और 3 नंबर वाले होंगे और तीसरी लाइन में 1 और 2 नंबर वाले गुणसूत्र होंगे। अब हम देखेंगे कि किस किस्म के अंदर पुष्प का निर्माण नहीं हो रहा। मान लेते हैं कि इसमें पुष्प का निर्माण हो रहा है, इसमें भी पुष्प का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस वाली किस्म में पुष्प का निर्माण नहीं हो रहा। इसका मतलब जो पुष्प के निर्माण के लिए उत्तरदायी जीन है वो गुणसूत्र संख्या 3 में प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र संख्या 3 का सेट प्रेजेंट नहीं है इसलिए यहाँ पर पुष्प का निर्माण नहीं हो रहा। तो इस प्रकार हम द्विन्यून सूत्रियों का उपयोग करके यह निश्चित कर सकते हैं कि कौन सा जीन किस गुणसूत्र पर उपस्थित है। अब अपने पढ़ते हैं अगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग। तो जैसे आपको पता है कि अगुणित पौधे में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट पाया जाता है, एक ही समुच्चय n पाया जाता है। अतः इस n को अगर अपने 2n में बदलेंगे तो हमें एक ऐसा पादप प्राप्त होगा जो सभी जीन्स के लिए समयुग्मजी होगा। तो जैसे आपके पास एक पादप है जिसके अंदर 8 गुणसूत्र होते हैं, तो n में कितने गुणसूत्र होंगे? 4 गुणसूत्र होंगे। तो 1, 2, 3 और 4 ये गुणसूत्र हैं। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र पर एक जीन पाया जाता है। तो पहले गुणसूत्र पर जीन ए, दूसरे पर बी, तीसरे पर सी और चौथे पर डी। तो अगर हम इस n के 2 सेट बना लें, n को 2n कर लें, तो हमें इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल डी। तो ये जो पादप होगा ये सभी जीनों के लिए समयुग्मजी होगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर कैपिटल टी होता है तो इसको हम समयुग्मजी कहते हैं, और कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तो इसको हम विषम युग्मजी कहते हैं। तो अगर आप अगुणित पादप से द्विगुणित पादप निर्मित करते हैं तो ये पादप सभी लक्षणों के लिए समयुग्मजी होता है। अब सवाल ये आता है कि हम n से 2n पादप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी 2 विधियां हैं। एक है कोल्चिसिन का उपयोग करके। कोल्चिसिन एक रसायन होता है जो कि तर्कु तंतुओं को नष्ट कर देता है, जिससे कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। तो n की दुगनी 2n हो जाएगी। तो हम कोल्चिसिन का प्रयोग करके अगुणित कोशिका को द्विगुणित कोशिका में परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरी विधि होती है शीर्ष छेदन कैलस क्रिया, जिससे हम अगुणित पादप को द्विगुणित पादप में
बदल सकते हैं। ये कॉलचिसिन जो है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी परीक्षाओं में, इवन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है कि अगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिका प्राप्त करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, या कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है कॉलचिसिन। अब आगे हम पढ़ते हैं स्वबहुगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग। तो स्वबहुगुणिता का प्रभाव अलग अलग जातियों में अलग अलग होता है, लेकिन इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रजातियों में स्वबहुगुणिता होने से पादप के आमाप में, आकार में और उसके ओज में वृद्धि होती है। तो जिस पादप में स्वबहुगुणिता के कारण गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा होगी, उसका आकार भी बड़ा होगा और ओज भी उसमें ज़्यादा होगी। स्वबहुगुणित जो पादप होते हैं उनके जो अंग होते हैं, जैसे कि पत्तियाँ, फल, फूल, ये भी आकार में बड़े होते हैं, लेकिन संख्या में ये कम होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे पादपों में स्वबहुगुणिता की सफलता की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे पादप जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पहले कम होती है, उनमें स्वबहुगुणिता की सफलता की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि आपके पास कोई एक पादप ए है जिसमें 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अगर इसमें स्वबहुगुणिता होगी तो इसमें 16 गुणसूत्र हो जाएंगे, जो कि किसी भी कोशिका में हो सकते हैं। तो इस स्थिति में स्वबहुगुणिता की सफलता की संभावना ज़्यादा है। जबकि अगर आपके पास कोई दूसरा पादप बी है जिसमें 2n स्थिति में 80 गुणसूत्र होते हैं, तो स्वबहुगुणिता में इसमें गुणसूत्रों की संख्या 160 हो जाएगी, जो कि किसी भी कोशिका के लिए बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस पादप में स्वबहुगुणिता की संभावना बहुत ही कम है। इसके साथ जो परपरागित किस्में होती हैं, जिनमें परपरागण पाया जाता है, ऐसे पादपों में स्वबहुगुणिता की सफलता की संभावना ज़्यादा होती है, और जो स्वपरागित पादप होते हैं उनमें स्वबहुगुणिता की संभावना कम होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं परबहुगुणिता का पादप प्रजनन में प्रयोग। तो फसल सुधार में स्वबहुगुणिता की अपेक्षा परबहुगुणिता का उपयोग बहुत ज़्यादा है, और इसका 2 प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। एक, परबहुगुणिता की सहायता से एक जाति के बहुत सारे लक्षण एक साथ ही दूसरी जाति में आप स्थानांतरित कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक पादप है ए और दूसरा पादप है बी, तो आप परबहुगुणिता उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों पादपों के सारे गुणसूत्रों को आप मिलाकर एक नया पादप तैयार करेंगे, ए बी। तो इस ए बी पादप में ए पादप के भी सारे जीन हैं और बी पादप के भी सारे जीन हैं, इसलिए इस पादप में ए के भी लक्षण दिखाई देंगे और पादप बी के भी लक्षण दिखाई देंगे। इस प्रकार आप एक साथ बहुत सारे लक्षणों को एक पादप से दूसरे पादप में स्थानांतरित कर सकते हैं, जो कि संकर या संकरण के द्वारा संभव नहीं हो सकता। दूसरा, परबहुगुणिता द्वारा फसलों की बहुत सी नई जातियां निकाली गई हैं, जैसे कि गेहूं और राई के गुणसूत्रों को मिलाकर एक नई प्रजाति तैयार की गई है, जिसे ट्रिटिकेल कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि ट्रिटिकेल किन 2 पादपों के योग से बना है। तो गेहूं और राई के योग से ट्रिटिकेल का निर्माण किया गया है। अब इसके बाद आता है षटगुणित गेहूं का उद्विकास। षटगुणित गेहूं का उद्विकास। तो जो गेहूं अभी हम बोते हैं
वो षटगुणित होती है। और ये षटगुणित जो पौधा है इसमें 3 अलग अलग पादपों के जीनोम पाए गए हैं। तो इसमें जीनोम ए, जीनोम बी और जीनोम सी। तो इसके भी 2n गुणसूत्र, इसके भी 2n गुणसूत्र और इसके भी 2n गुणसूत्र होते हैं, इसलिए टोटल इसमें 6n गुणसूत्र हो जाते हैं। इसलिए ये गेहूं क्या है, षटगुणित है। तो इसमें ये जो तीनों जीनोम हैं ये अलग अलग पादपों से एक साथ आए हैं। जो ए जीनोम है वो ट्रिटिकम मोनोकोकम पादप का है। जो जीनोम बी है ये अभी अज्ञात है। हो सकता है कि जिस पादप से ये जीनोम आया है वो पादप अभी विलुप्त हो गया है, तो उस पादप के जीनोम को खोजना असंभव है, इसलिए ये जो बी जीनोम है ये अभी अज्ञात है। और तीसरा जो जीनोम सी जीनोम है ये एक पादप एजिलोप्स होता है, उसका ये जीनोम है। तो इन 3 अलग अलग जातियों के जीनोम का ये मिश्रण होने से, एक साथ आने से षटगुणित गेहूं का उद्विकास हुआ है। और ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो गेहूं की षटगुणित जाति है उसका उद्विकास कैसे हुआ है, या गेहूं के अंदर कौन कौन से पादपों के जीनोम पाए जाते हैं। तो एक तो है ट्रिटिकम मोनोकोकम, दूसरा जीनोम है वो अभी अज्ञात है, और तीसरा जीनोम एजिलोप्स का गेहूं के अंदर पाया जाता है। तो ये हमने आज चर्चा की बहुगुणिता की। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे हम चयन के बारे में पढ़ेंगे तो उसका वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।